करो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की करोड़ जय। बराबर एक पूर्ण। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। थोड़ी सी चर्चा हमें करना है। जो जम्बू द्वीप और धातकी खंड के बीच में क्या पड़ता है? लवण समुद्र, है ना। वो लवण समुद्र भी अपने आप में बहुत अच्छा विस्तार लिए हुए है, क्योंकि वो दुगने 2 लाख योजन विस्तार वाला है। यानी जम्बू द्वीप के बाहर चारों ओर गोलाई में 2 लाख योजन की मोटाई के साथ वो पूरा फैला हुआ है, और उसका विस्तार जो तल भाग पर रहता है वो 10,000 योजन का होता है। गहराई उसकी 1,000 योजन की होती है। यह हमें ऐसा लगता है कि आचार्य इस भौगोलिक या यूं कहें लवण समुद्र की भौगोलिक स्थिति के विषय में एक मत नहीं है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव के अनुसार गहराई जो है लवण समुद्र की 1,000 योजन मानी जाती है, और वहीं श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी महाराज के अनुसार वह उसकी गहराई 1 लाख योजन बताई गई है ना। यानी कि वह समुद्र 1 लाख योजन यदि गहरा है तो वो कहाँ पहुँचेगा? मतलब आपको बताया था खर भाग 16,000 योजन मोटा है, फिर पंख भाग 84,000 योजन मोटा है, माने पंख भाग तक पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर ये इतनी गहराई होगी तो ये सब जो है थोड़ा सा जो भौगोलिक स्थिति में आचार्यों में जो कुछ भी मतभेद है, कम से कम इतना तो है ही है कि लवण समुद्र में अगर गहराई है तो कम से कम 1,000 योजन की गहराई तो है ही है। तो वह 1,000 योजन की गहराई का मतलब हो गया कि वह चित्रा पृथ्वी पर नहीं है, वो बज्रा पृथ्वी जो दूसरे नंबर की आएगी 1,000 योजन नीचे, वहाँ तक वहाँ पर ही जो है उसका फैलाव है। तो इस तरह से लवण समुद्र में और कालोदत समुद्र में भी इसमें सब पाताल बने हुए हैं, है ना। लवण समुद्र में क्या बने हुए हैं? पाताल बने हुए हैं, बड़े बड़े, कुछ महापाताल कहलाते हैं, कुछ क्षुद्र पाताल कहलाते हैं, है ना। तो ये बड़ी बड़ी गहराई वाले इसमें 4 तो बड़े पाताल हैं लवण समुद्र में, और क्षुद्र पातालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा बताई जाती है, मतलब वह क्षुद्र पाताल कई लाखों की संख्या में समझ लो। इस तरह के वह पाताल अनेक उसके अंदर बने हुए हैं। किसके अंदर? लवण समुद्र के अंदर। और उसी में कुछ आपको आगे बताएंगे जब सूत्र आएगा, तो अंतर्द्वीपज जो म्लेच्छ होते हैं उनकी व्यवस्था भी है, वो आगे बताई जाएगी। अभी मुख्य रूप से समझने की बात है कि ये जो लवण समुद्र का जल है और उसके बाद कालोदधी समुद्र का जल है ना, ये 2 समुद्र तो कर्म भूमि के अंदर आ गए, ढाई द्वीप के अंदर आने के कारण से, है ना। और जब हम इन ढाई द्वीप के बाहर जाएंगे तो सबसे अंत में एक समुद्र आता है जो स्वयंभू रमण समुद्र आएगा, लेकिन वह स्वयंभू रमण समुद्र से पहले एक स्वयंभू रमण द्वीप आएगा। तो उस अंतिम द्वीप में भी कर्म भूमि की व्यवस्था है, और अंतिम जो समुद्र है उसमें भी कर्म भूमि की ही व्यवस्था है। तो जहां पर ये कर्म भूमि की व्यवस्था है वहां पर तो समुद्रों में जलचर जीव पाए जाते हैं। जलचर जीव का मतलब जो ये कछुए, मछली, है ना, मगरमच्छ वगैरह, ये सब जलचर जीव जो है इन समुद्रों में मिलेंगे। ये ज्ञान में रखना है कि जो बीच में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र अब ढाई द्वीप के बाद आएंगे, उन समुद्रों में
जलचर जीव नहीं होते हैं। और इनमें भी ये विशेषता बताई गई है कि इसमें बड़े बड़े तिर्यंश होते हैं। जलचर जीव भी बड़ी बड़ी अवगाहना वाले होते हैं। लवण समुद्र के जो मुख पर है ना, इसको मुहाना बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? नहीं सुना है कि नहीं? हाँ, जो मुख का स्थान होता है, किनारे का स्थान होता है, तो वहां पर मतलब जो मत्स्य मिलेंगे वो 9 योजन अवगाहना वाले भी मत्स्य हो सकते हैं, 9 योजन। लेकिन जब हम बीच में लवण समुद्र के देखेंगे तो लवण समुद्र के बीचों बीच में उससे भी दूने 18 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य होते हैं वहां पर। कहां पर बताया जा रहा है ये? लवण समुद्र में। कालोदधी समुद्र में देखेंगे तो मुहाने पर 18 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य मिलेंगे, और जब अंदर देखेंगे तो बीचों बीच में 36 योजन उससे दोगुने अवगाहना वाले मत्स्य होंगे। मतलब इतने बड़े बड़े मत्स्य होते हैं। और फिर जब अंतिम स्वयंभूमण समुद्र पर जाते हैं तो वहां पर किनारों पर तो मिलेंगे 500 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य, और जो मध्य भाग में होते हैं वो होते हैं 1000 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य, है ना। तो 1000 योजन की अवगाहना वाला जो मत्स्य बताया जाता है वो कहाँ मिलेगा? वो स्वयंभू रमण समुद्र में मिलेंगे। एक ये भी इस बात जानने की है कि किनारों पर छोटी अवगाहना वाले जीव होते हैं, मध्य भाग में बड़े बड़ी अवगाहना वाले भी होते हैं, है ना। बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े मगरमच्छ कहाँ मिलेंगे? वो किनारों पे नहीं रहते हैं, वो बीचों बीच में रहते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर भी वैसी ही है ना। तो इस तरह से ये समुद्रों में बड़ी अद्भुत व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और इन समुद्रों में भी ये जलचर जीव आदि हैं, ये सब कर्म भूमि के ही जीव कहलाएंगे। और इनके भी जो है एक तरह से अगर गुणस्थान वगैरह देखे जाएं तो इनके भी 5वें गुणस्थान तक होने की पूरी इनकी संभावनाएं भी बनी रहती हैं। यही वो जलचर जीव होते हैं, तिर्यंश होते हैं, जो 5वें गुणस्थान तक को भी प्राप्त करते हैं, है ना। स्वयंभू रमण समुद्र में भी, और इधर धातकी खंड और कालोदधी आदि समुद्रों में भी। इसीलिए 2.5 द्वीप 2 समुद्र, है ना, ये कर्म भूमि के अंतर्गत ही माने जाते हैं। तो आपको इस 2.5 द्वीप के विस्तार में ये सब चीज़ें जान करके आपको ये जान लेना है कि जो हमने जैसे काल की व्यवस्था बताई, तो अगर हम जम्बू द्वीप के बाहर भी अगर हम काल समझने की कोशिश करें तो वो भी हमें समझ लेना चाहिए, है ना। अगर आपसे पूछा जाए 2.5 द्वीप के बाहर जो द्वीप और समुद्र हैं उनमें कौन सा काल चलता है, कौन सा काल चलता है? तो उनमें हमेशा जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था है। तो कौन सा काल हुआ? सुखमा दुखमा काल हुआ, है ना। ये कब तक चलेगा? जब तक कि अंतिम जो द्वीप आता है उस द्वीप का भी जो है कुछ मध्य भाग हो जाता है एक स्वयंप्रभ नाम के पर्वत से। जैसे इधर मानसोत्तर पर्वत से 2.5 द्वीप अलग हो गया, ऐसे ही असंख्यात द्वीप समुद्रों को क्रॉस करने के बाद एक स्वयंप्रभ नाम का पर्वत, वो स्वयंभू रमण द्वीप में ही होगा। तो उस पर्वत के माध्यम से जो स्वयंभू रमण द्वीप का जो हिस्सा मानसोत्तर पर्वत की तरफ रह गया उसमें तो भोग भूमि होगी, और जो हिस्सा उसके उस ओर हो गया परली ओर, है ना, तो उसमें क्या होगा? वो भोग कर्म भूमि होगी। और उसके आगे जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें भी कर्म भूमि होती है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से समुद्रों में, है ना, कर्म भूमि की व्यवस्था है, तो आप क्या बताओगे? कौन कौन से समुद्रों में? लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में और स्वयंभू रमण समुद्र में। ठीक है। तो इस तरह से ये व्यवस्थाओं को जान करके जो वहां पर व्यवस्थाएं बनी रहती हैं उन्हें आप यहां बैठे बैठे भी जान सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वहां पर केवल जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था होती है, और वहां पर उन भोग भूमियों में जो होते हैं वो मनुष्य नहीं होते हैं, वहां केवल तिर्यंश ही होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मनुष्यों का तो काम 2.5 द्वीप तक ही है, इसके आगे नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? तो इसी को बताने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः।
हाँ, मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले ही मनुष्य होते हैं, है ना। अब ये मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है? तो जो आपको 2.5 द्वीप बताया था, वो 2.5 द्वीप का मतलब क्या है? एक तो पूरा द्वीप हो गया जम्बू द्वीप, दूसरा हो गया धातकी खंड, और तीसरा तो द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप, ठीक है ना। उस पुष्कर द्वीप का आधा पोर्शन हम लेते हैं 2.5 द्वीप होने के कारण से। तो वो पुष्कर द्वीप को आधा बनाने वाला जो पर्वत होता है, उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। माने द्वीप के बीचों बीच में वह मानुषोत्तर पर्वत है, जिसके पहले पहले ही मनुष्य होंगे, उसके आगे मनुष्यों का इस सद्भाव नहीं होगा। तो उस मानुषोत्तर पर्वत की ये संज्ञा सार्थक है। मानुष इसके उत्तर माने आगे नहीं जा सकते, इसलिए इसका नाम क्या है? मानुषोत्तर पर्वत, ठीक है ना। इसी पर्वत के कारण से इस द्वीप का आधा भाग हुआ है, और इसके कारण से ही इसका विस्तार जो है वो आधा ही कर्म भूमि में आता है, आधा भोग भूमि में चला जाता है। जैसी व्यवस्था ये बताई, वैसी ही आप अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप में जानना, वहां स्वयं प्रभ पर्वत के कारण से उसका आधा भाग होता है। तो ये 2.5 द्वीप में जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के लिए ही 2.5 द्वीप के अंदर ही उनका आवागमन, उनका रहना, और इन्हीं स्थानों से उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष आदि की प्राप्ति होना ये निश्चित हो जाता है। 2.5 द्वीप के बाहर किसी को केवल ज्ञान नहीं होता, किसी को मोक्ष नहीं होता। 2.5 द्वीप के बाहर से मोक्ष जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और जो ऊपर मोक्ष जाने के बाद में सीधा जो ऊपर स्थान है सिद्ध शिला का, वह सिद्ध शिला वैसे तो अपनी बहुत दूरी तक फैली हुई है, लेकिन वास्तव में जो सिद्ध लोक कहलाता है, वो सिद्ध लोक केवल उतना ही होता है जितना 2.5 द्वीप का विस्तार होता है। आ रहा समझ में? जितना बड़ा 2.5 द्वीप हो गया, उतने में ही ऊपर सिद्ध लोक होगा, उतने में ही सिद्ध होंगे, अनंत सिद्ध उसी में समा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा फिर से उठाना। इस 2.5 द्वीप का जो विस्तार है, ये 45 लाख योजन का बनता है। बन जाएगा? कैसे बनेगा? थोड़ा सा वो भी आपको बता ही देते हैं, है ना। ये ही 45 लाख योजन का विस्तार ऊपर तक आपके काम आएगा, जो इसी के ठीक ऊपर इसी तरह की गोलाई में ही बस 2.5 द्वीप के अंदर अंदर ही सिद्ध भगवान होंगे। तो देखो, ये जम्बू द्वीप था, इसका आपको विस्तार बताया था 1 लाख योजन का। ये पूरा विस्तार का मतलब है यहां से लेके यहां तक ये विस्तार कहलाएगा, है ना। ये पूरा विस्तार अंदर का डायमीटर, अगर हम इसको सेंटर से देखेंगे तो ये आधा हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर हो जाएगा, ठीक है। जम्बू द्वीप के आगे लवण समुद्र का विस्तार आपको इसका दूना बताया 2 लाख योजन का। तो ये डिस्टेंस जो है ये 2 लाख की है, समझ में आ रहा है? ये 2 लाख है चारों ओर, यहां पर भी 2 लाख है, यहां पर भी अगर डिस्टेंस देखेंगे ये इसकी चौड़ाई ये भी 2 लाख है, इधर भी ये क्या है पूरा, ये सब जगह 2 लाख का विस्तार, इसका नाम है दूना, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया इधर। जब हम इधर चलेंगे आगे तो ये लवण समुद्र हो जाएगा, इसका विस्तार इधर 4, इधर भी इसका विस्तार कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। फिर जब हम इधर चलेंगे कालोदधी समुद्र में, इसका विस्तार हो गया दूना 8, और इसके भी आगे जब हम चलेंगे पुष्करार्ध द्वीप में, तो पुष्कर का तो विस्तार होता है 16, लेकिन हमने आधा द्वीप लिया है, ये पूरा ये समझ लो ये पर्वत बना दिया हमने। ये क्या बन गया? ये पर्वत। तो इस पर्वत के कारण से इसका विस्तार भी 8 का ही रह गया, 8 उधर चला गया, 8 इधर रह गया, ठीक है ना। अब इसको काउंट करो, 8 8 16, 4 20 और 2 22 और आधा 22.5, ठीक है ना। 22.5 इधर हो गया और 22.5 ही इधर हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 45 लाख योजन हो गया। आगे समझ में? ये 45 लाख योजन का पूरा 2.5 द्वीप का ये विस्तार कहलाएगा। हाँ,
यही 45 लाख योजन के बराबर ऊपर सिद्ध लोक होता है, जहां पर सिद्ध भगवान होते हैं। इसके बाहर जो अब असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वो सिद्ध शिला पर भी खाली पड़ा होगा, वहां कोई स्थान नहीं है, सिर्फ सिद्ध लोकों का स्थान, क्योंकि यहीं से सिद्ध होंगे। यहाँ के भी मनुष्य हैं, पुष्करार द्वीप के मनुष्य, इन भरत आदि क्षेत्रों में, विदेह आदि क्षेत्रों में रहने वाले, वो भी सिद्ध हो रहे हैं, और समुद्रों से भी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होते हैं, देवलोग आकर के उनको समुद्रों में कहीं ना कहीं डाल देते हैं, तो भी वो सिद्ध हो जाते हैं। तो वो सभी समुद्रों से और द्वीपों से इस तरह से जो है 45 लाख योजन की सीमा के अंदर ही सिद्धों का बनना और मनुष्यों का रहना होता है। इसलिए इस पर्वत को मानुषोत्तर पर्वत कहा जाता है, जो ये पूरी सीमा बना देता है। इसके अब इधर परली ओर जो भी हैं, ये भोग भूमियाँ जिनमें केवल त्रियंश होंगे, और जो समुद्र वगैरह होंगे उनमें स्वच्छ जल होगा, कोई भी जल का एक जीव वगैरह वहाँ नहीं होंगे। इस तरह की व्यवस्था को आपको जान करके आगे की जो कुछ थोड़ी सी जानकारी रह गई है वो आपको बाद में बता दी जाएगी। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि समुद्रों के जलचर जीव भी बड़ी बड़ी अवगाहना वाले होते हैं। लवण समुद्र के मुहाने पर यानी किनारे के स्थान पर 9 योजन अवगाहना वाले भी मत्स्य होते हैं, और बीचों बीच में 18 योजन अवगाहना वाले भी मत्स्य होते हैं। कालोदरी समुद्र में मुहाने पर 18 योजन और बीचों बीच में 36 योजन अवगाहना वाले मत्स्य होते हैं। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र के किनारों पर 500 योजन और मध्य भाग में 1000 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य होते हैं। किनारों पर छोटी अवगाहना वाले जीव होते हैं और मध्य में बड़ी अवगाहना वाले भी होते हैं। इन समुद्रों में जलचर जीव आदि सब कर्म भूमि के ही जीव कहलाते हैं, और ये तिर्यंश 5वें गुण स्थान तक प्राप्त कर सकते हैं। हमने जाना कि 2.5 द्वीप के बाहर द्वीप समुद्रों में हमेशा जघन्य भोग भूमि यानी सुखमा दुखमा काल की व्यवस्था है। यह भोग भूमि अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण के मध्य में स्वयंप्रभ पर्वत तक ही होती है। स्वयंभू रमण द्वीप के शेष आधे हिस्से में और स्वयंभू रमण समुद्र में कर्म भूमि होगी। इन भोग भूमियों में मनुष्य नहीं होते, केवल तिर्यंश होते हैं। सूत्र 35 में हमने जाना कि मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले ही मनुष्य होते हैं। इसमें 2.5 द्वीप यानी पूरा जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर द्वीप आता है। मानुषोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप को आधा विभाजित करता है। मानुष इसके उत्तर मतलब आगे नहीं जा सकते, अतः मानुषोत्तर पर्वत की संज्ञा सार्थक है। पुष्कर द्वीप का शेष आधा भाग भोग भूमि में आता है। ऐसे ही विभाजन अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप में स्वयंप्रभ पर्वत के कारण होता है। हमने जाना क्योंकि मनुष्य 2.5 द्वीप के अंदर ही आवागमन, रहना आदि करते हैं, अतः इन्हीं स्थानों से उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष आदि की प्राप्ति होना निश्चित है। 2.5 द्वीप के बाहर मोक्ष जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि जीव कर्म मुक्त होने पर ऊपर आगमन करता है। इसीलिए सिद्ध शिला का स्थान भी 2.5 द्वीप के विस्तार जितना ही होता है। इसी में अनंत सिद्ध समाते हैं। 2.5 द्वीप का विस्तार 45 लाख योजन है, जिसमें 1 लाख योजन जम्बू द्वीप का विस्तार, लवण समुद्र का 4 लाख योजन, जिसमें 2-2 लाख योजन जम्बू द्वीप के दोनों तरफ, धातकी खंड द्वीप का 8 लाख योजन, कालोदरी समुद्र का 16 लाख योजन और आधे पुष्कर द्वीप का 16 लाख योजन होता है। 2.5 द्वीप का विस्तार 45 लाख योजन होता है। इसी 45 लाख योजन के बराबर ऊपर सिद्ध लोक होता है, जहाँ पर सिद्ध भगवान होते हैं। इसके बाहर जो असंख्यात द्वीप समुद्रों का स्थान है, वह ऊपर खाली रहता है। हमने जाना कि समुद्रों से भी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से मुनिराज के ऊपर देवों द्वारा उपसर्ग होते हैं। वे उनको समुद्रों में डाल देते हैं, तो भी वह सिद्ध हो जाते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सिद्ध लोक किसके बराबर होता है? जम्बूद्वीप, धात्कीखंड द्वीप, पुष्करवल द्वीप, ढाई द्वीप। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं।